नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम देश की बात में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। देश में 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 5 से 12 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सिफारिशों का इंतजार हो रहा है। NTAGI की सिफारिश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक ने 26 अप्रैल को 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में एक निजी MRI केंद्र का उद्घाटन करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये नया केंद्र अपनी नई सुविधाओं के साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक, वह केवल विश्वसनीय सुविधा चाहता था और विश्वसनीय सुविधा इस रूप में चाहता था कि कोई उसके साथ चीटिंग न करे, कोई चीटिंग न हो उसके साथ। और आज आप देखते होंगे कि वह एक जो विश्वास है एक सामान्य नागरिक का, एक आम नागरिक का, वह एक बहुत बड़ी पूंजी होती है किसी संस्था का, किसी भी सरकार का या किसी व्यवस्था का। और उस विश्वास को हम सबको अर्जित करने की दिशा में कार्य करना होगा। मुझे विश्वास है कि आर्यावर्त ने अपनी जो विश्वसनीयता इन्वेस्टिगेशंस के क्षेत्र में अपनी बनाई है, MRI का है, CT का है, कलर डॉपलर का है या अन्य क्षेत्र में पिछले 22-25 वर्षों से इस क्षेत्र में विश्वसनीयता के एक नाम के रूप में जो उभरा है और आज एक नए सेंटर के रूप में जिसकी आवश्यकता कई दशकों से थी, आज आपने उस आवश्यकता की पूर्ति किया है। मैं राज्य शासन की ओर से आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। गोरखपुर के एक नागरिक होने के नाते आपको हृदय से बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आर्यावर्त का ये नया सेंटर अपनी नई सुविधाओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध करा करके क्वालिटी, जो हेल्थ की क्वालिटी के बारे में उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पीएम मोदी की वैट कम करने की अपील पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें आगे आकर वैट कम करें और जनता को राहत दें। वहीं उन्होंने सीएम केसीआर पर तंज कसा। बहुत प्रांत बीजेपी रूल्ड स्टेट से मिलकर अलग अलग स्टेट्स भी अपना अपना स्टेट लेवल का टैक्स पेट्रोल डीजल के ऊपर कम किया है, रिड्यूस किया है, मगर कुछ स्टेट्स अभी तक नहीं किया है। वो भी कम करना चाहिए क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल रेट्स बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का जो इश्यूज है, क्रूड ऑयल रेट्स बढ़ने के कारण भारत में भी बढ़ रहे। इसी दृष्टिकोण से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आना चाहिए, इसमें पेट्रोल डीजल कम करना चाहिए। खासकर तेलंगाना में देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल चार्जेस तेलंगाना में है। तेलंगाना सरकार बार बार पेट्रोल डीजल चार्ज के ऊपर केंद्र सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे। भाषण देने से पहले अभी एक कदम आगे आके पेट्रोल डीजल चार्जेस कम करके लोगों को फायदा करना चाहिए। यही देश में 15 मिनट सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रा किए तो देश में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू का स्थिति क्या होगा, उनको पूरा मैं खत्म करूंगा, ऐसा भाषण देने वाले मजलिस पार्टी को बाजू बिठाकर जो कम्युनिज्म के कम्युनल क्लासेस के बारे में, सेक्युलर के बारे में बात करने का कोई अधिकार टीआरएस पार्टी को, केसीआर को नहीं है। मजलिस पार्टी हैदराबाद में कितने कम्युनल क्लासेस कराया, उनका जो मजलिस पार्टी डोमिनेटेड एरिया में लाखों हिंदुओं का घर खाली करवाकर जोर जबरदस्ती से उनका घर को कब्जा किया है मजलिस पार्टी। और वो खुद
भगवान श्री राम के ऊपर, सीता के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदू फेस्टिवल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने पीएम मोदी की वैट घटाने की अपील पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही कोरोना को लेकर की गई समीक्षा पर आगे चर्चा करने की बात कही है कि जो फ्यूल बाहर से मेरे ख्याल से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के बाद उसका टैक्स, तो पहला टैक्स लगाती है वो केंद्र सरकार लगाती है, और फिर उसके बाद जो जो स्टेट में वो फ्यूल जाता है वो स्टेट वाले उनका स्टेट का टैक्स लगाते हैं। तो जैसा जीएसटी है, वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, उसी हिसाब से करो कि इतना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा और पूरे देश में स्टेट का इतना टैक्स लगेगा, ऐसा किया और सबका उसके बारे में सहमत हुआ तो शायद उसके बारे में डिसीजन हो सकता है। सबकी सम्मति हुई तो कल प्राइम मिनिस्टर ने जो वीसी ली है, वो वीसी में दिल्ली का सिचुएशन क्या है, महाराष्ट्र की क्या है, अलग अलग स्टेट की क्या है, उन्होंने क्या बताया है, अपने यहाँ स्टेट का एक टास्क फोर्स है उनका क्या कहना है, सेंट्रल का जो डिपार्टमेंट है या डब्ल्यूएचओ हो तो उनका क्या डब्ल्यूएचओ का कहना है, ऐसे सबके बारे में। केंद्रीय मंत्री और अर्जुन मुंडा ने कोयले और बिजली संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में जो हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, झारखंड में जिस तरीके से किस्से आ रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री के बारे में कि वो माइंस खुद ही अलॉट कर ले रहे हैं, ये क्या हो रहा है झारखंड में? जनता ने इसीलिए चुना है क्या? जनता ने इसीलिए चुनती है क्या? लगातार जहां माइंस अलॉट कर रहे हैं खुद में, वहीं धड़ल्ले से वहां पर भारी संख्या में माइंस माफिया जमे हुए हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले धनबाद के एक इलाके में कोल खदान में भू धसान हुई, कितने लोग मारे गए अभी राज्य सरकार बता नहीं पा रही है। इसी तरीके से साहेबगंज इलाके में लगातार धड़ल्ले से कोयले की खुलेआम गुंडागर्दी के बल पर माफियागिरी चल रही है। तमाम इलाके में इसी तरीके से पूरी लूट मची हुई है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए लगातार बिजली विभाग में क्या हो रहा है, बिजली विभाग के कामकाज की ये देखिए, कोई मास्टर प्लान के ऊपर में काम नहीं कर रहा है। जहां मर्जी, जहां जरूरत है वहां के टेंडर नहीं हो रहे हैं, जहां जरूरत नहीं वहां के टेंडर होकर के काम हो रहे हैं। और इसलिए जिस तरीके से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के, देखिए 3 भाग होते हैं, एक जो जनरेशन पार्ट होता है, दूसरा जो ट्रांसमिशन पार्ट होता है, तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होता है। ये तीनों में कोई तारतम्यता नहीं है। जनरेशन वाले का ट्रांसमिशन के साथ, ट्रांसमिशन वाले का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, किस तरीके से रेवेन्यू को बेस बना करके। अब आप देखिए कि बाहर के साथ तो जो हो रहा है वो। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 2000 मेगावाट मांग हर साल बढ़ रही है। हमने 5600 गांव जगमग योजना में आए हैं, जहां 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हम 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति संभाल लेंगे। हमें 1200 से 1400 मेगावाट आपूर्ति अडानी से मिलनी है, जो इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी। हमने बिजली में सुधार करे, मीटर वार लाइन लॉस कम करा। कभी कांग्रेस के वक्त 31% लाइन लॉस था, आज हम इसे 13.5 पे ले आए, 14 में नहीं 13.5 पे ले आए। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया, 380 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। कांग्रेस के वक्त ये रिकॉर्ड की चीज कह रहा हूँ, 37,000 करोड़ घाटे में थी, आज हम इस वक्त 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ रहा है। हमारा डिपार्टमेंट करेगा। दिल्ली की सारी इंडस्ट्री बाहर आती जा रही है, वो सब एनसीआर में, गुड़गांव और फरीदाबाद में आ रही है, सोनीपत में आ रही है। ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। दिल्ली से जितने वेयर हाउसेज हैं वो बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की लकड़ मंडी, अनाज मंडी, वो सब बाहर आती जा रही है, वो सब हरियाणा में आ रही हैं। दिल्ली से आप चले मानेसर तक, दिल्ली से चले पनवल तक, दिल्ली से चले पानीपत तक, चाहे वो अंसल है, चाहे टीटीआई है, चाहे डीएलएफ है, चाहे वो आपका यूनिटेक है, सारे ग्रुप हाउसेज बल्लाज है, वो सारों को सारी बाहर बिल्डिंग वो बन रही हैं। एक फ्लैट में 4-4 एसी, एक जो ग्रुप हाउसिंग बने,
हजार फ्लैट बने, एक में 4-4 एसी लगे हैं। वो पावर कहाँ से कंज्यूम हो रही है? नंबर 2 सर जो कोविड का मामला रहा, उसमें इंडस्ट्री बंद थी, पावर सरप्लस थी। अब जब एकदम इतना दबाव पड़ा, हरियाणा में 2000 मेगावाट हर साल हमारी पावर कंजप्शन बढ़ गई। हमने हरियाणा में अब हमारे 5600 गांव जगमग योजना में आ गए। पहले ये आधे गांव भी नहीं थे। जब 6000 गांव जगमग योजना में, 5600 गांव जगमग योजना में आगे 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, तो वो भी तो पावर कंज्यूम हो रही है। इतनी हर घर में एसी आ गए, जब इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। दिल्ली सरकार ने भलसवा लैंडफिल में आग लगने के मामले में जुर्माना लगाया। रिपोर्ट में बताया गया कि नॉर्थ एमसीडी ने आग को रोकने में लापरवाही की, साथ ही आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। डीपीसीसी की जांच रिपोर्ट आज मुझे सौंपी गई है, जिसमें काफ़ी डिटेल में वहाँ किस तरह से आग लगी, जिसमें ये बताया गया है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी, लेकिन वो आग तत्काल बुझाने की जगह वो आग चारों तरफ फैली। उसमें जो मुख्य कारण पाए गए हैं कि ऊपर जो चारों तरफ पेरिफेरियल जो रोड बनती है, जिससे आसानी से टैंकर वहाँ ऊपर जा सकें और तुरंत आग को बुझाया जा सके, वो रोड वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से टैंकर पहुँचने में काफ़ी समय लगा और वो आग चारों तरफ फैल गई। दूसरा जो है टैंकर की वहाँ पर कमी पाई गई, जिसकी वजह से तत्काल जो पानी की आपूर्ति होनी थी वो नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी जिस तरह से लगातार लापरवाही दिख रही है, अभी डीपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर हमने 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश डीपीसीसी, ये भी उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वहाँ पर ऊपर कम से कम 4 टैंकर स्टेशंस किए जाएं हाइट पे, क्योंकि पानी अगर तुरंत उपलब्ध नहीं होगा तो आग चारों तरफ फैल सकती है। और इसलिए आदेश दिए गए हैं कि ऊपर जो है टैंकर पहुंचा करके वहीं स्टेशंस रख किए जाएं, जिससे कि आग लगने पर तुरंत पाइप से जो है वहां पर पानी का छिड़काव किया जा सके। दूसरा जो उनको निर्देश दिया गया है कि टैंकर की संख्या वहां बढ़ाई जाए, जो मैन पावर है उसको भी वहां पर बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई है, क्योंकि गर्मी जिस तरह से बढ़ी है तो हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, लापरवाही से खतरा बढ़ेगा। और उस लापरवाही का ही नतीजा है कि आग लगी और ऊपर जाने तक का रास्ता नहीं था और ये पूरी जो है आग चारों तरफ फैल गई। कि 15 साल से अगर एमसीडी ने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ये लैंडफिल साइड में जो आग लगी है वो भी नहीं लगती, क्योंकि 15 साल से जो कूड़े का पहाड़ है ना, ये बताता है कि भाजपा ने 15 साल में भ्रष्टाचार कितना किया है। तो भाजपा तो देखो हारी हुई बाजी के लिए हाथ पैर मार रही है। उनको ना नाम से मतलब है, नाम से मतलब होगा तो 15 साल ही पहले ही करते। न तो उनको अतिक्रमण से लेना देना है, न तो उनको आग से लेना देना है। अब विदाई का समय उनको आ चुका है। गृह मंत्रालय में सिफारिश लगा करके अमित शाह जी के दम पर चुनाव टलवा लिया उन्होंने। चुनाव जब भी होगा लोग उनकी विदाई करेंगे, सब लोग देख रहे हैं। टाटा पावर के साथ समझौते को लेकर कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। जो मार्केट में मंदी का दौर था उसे हमने पीछे छोड़ दिया है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखिए तो कोविड का काल चल रहा था, लेकिन उसी दौरान हमने जो पॉलिसीज लाए, स्टैम्प ड्यूटी के हो या प्रीमियम के हो, उस पर काफी सारा अफोर्डेबिलिटी बढ़ गया है। जो मंदी थी मार्केट में पिछले 10 सालों से, वो हम तोड़ के आगे निकल आए हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी अहम होती है, क्योंकि लगभग 200 प्रोफेशंस इंडस्ट्रीज इससे जुड़े हुए हैं, और अगर हमें देश में इकोनॉमी को चालना देनी है तो हमें ये करना होगा। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि मैंने यही कहा कि हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं तो सिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। एरिया
राजस्थान के दौसा गैंगरेप और हत्या मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग के एक दल ने आज घटना स्थल का दौरा किया। इस दल में महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा भी शामिल रहीं। रेखा शर्मा के नेतृत्व में महिला आयोग की एक टीम ने घटना स्थल का दौरा किया और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। इस घटना पर पहले आयोग की अध्यक्षा ने डीजीपी ML लाठर को पत्र लिखा था और तत्काल संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने सहित सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की थी। यहाँ जानकारी ली कि दिन दहाड़े ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस का कोई डर नहीं है और एक 18 साल और एक 23 साल का लड़का जिसका ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो ऐसा घटना कर लें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनसे छूट रही है, क्योंकि अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं और छोटी सी उम्र में वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या ऐसी चीज़ थी जो इनको नहीं नज़र आई, और ऐसा क्यों नहीं कि दिन दहाड़े ऐसे लोग करें और पुलिस से ना डरें, ऐसा क्यों? राजस्थान में ये अकेली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, माइनर्स के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पॉक्सो के बहुत केसेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसका जो डर है जो होना चाहिए लॉ का वो नहीं है लोगों में, और इसमें भी एक एंगल है जो छूट रहा है। वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट थी इन लोगों के साथ, या पहले प्लान था या नहीं था, वो एक बार इनको अच्छे से जानकारी करनी चाहिए। बाकी जो क्रिमेट किया गया हबड़ दबड़ में जो फैमिली का कहना है वो मैं कमिश्नर जयपुर से पूछूंगी। मैम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कितने संतुष्ट हो आप? देखिए, घटना होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया वो अलग बात है, लेकिन घटना क्यों हुई दिन दहाड़े वो क्वेश्चन है। वो तो मर गई, रेप भी हो गया और कितना ग्रूसम रेप हुआ, उसके बाद में इन्होंने किया तो शाबाशी की बात नहीं है, उसमें हुआ क्यों वो बात पूछने की है। हाँ, इन्होंने जल्दी पकड़ा और ये पुलिस का कहना है जिस तरह से इन्होंने कहा कि जम्मू के सिद्रा में संदिग्ध IED बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि सिद्रा में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर संदिग्ध IED मिली। इसके बाद पुलिस ने यातायात को रोक दिया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह तमाम जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने IED को नष्ट कर दिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत 1,70,000 किसानों ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के तहत किसान अपना माल उपभोक्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए APMC के तहत प्रदेश में 10 मंडियों की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में उच्च नस्ल की गाय उपलब्ध कराने के लिए, दूध की उत्पादन की क्षमता प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए और किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ डेयरी फार्मिंग करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्वीकृत हुआ है। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो है वो MOU उसमें साइन किया जाएगा, जो ऊना जिला में बसाल के अंदर जो है वो स्थापित होगा और उसमें करीब 44 करोड़ 12 लाख रुपए जो है वो खर्च होगा और अब तक जो है वो 12 करोड़ 92 लाख रुपया में जो है वो उपलब्ध हो चुका है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष MOU होगा उसके बाद जो है तो इसका कार्य जो है प्रगति के ऊपर हो जाएगा। निश्चित रूप से ये हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को कांग्रेस हाईकमान की ओर से नई जिम्मेदारी प्रदान की गई है। राठौर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता बनाया गया है और प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रतिभा सिंह को सौंपी गई है। वहीं प्रतिभा सिंह को बधाई देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने उन्हें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने पर कुलदीप राठौर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार जताया और जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, लेकिन सब लोगों के सहयोग से इस जिम्मेवारी को मैंने बहुत खूबी से निभाया और मुझे इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि कांग्रेस को एक ऊंचाइयों पे मैं ले गया हूं और एक बहुत बड़ी जीत 4-0 की हमने भारतीय जनता पार्टी पर हासिल की है। और उसके बाद जो ये जिम्मेवारी मिली है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक मौका मिलेगा मुझे देश की राजनीति में हिस्सा लेने का, क्योंकि मेरा व्यापक अनुभव रहा है, क्योंकि पहले भी मैं पार्टी का जो है चीफ स्पोक्स पर्सन रहा हूँ, तो ये भी जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जिम्मेवारी को भी मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। देखिए, मेरे वक्त में ये था नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों में था, क्योंकि मेरे समय में भी ये बात उठी थी, तो उस वक्त हमने ये कहा कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन अगर इस प्रयोग से कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आलाकमान ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि पूरी ज़मीनी जो हकीकत है उसको देखते हुए ये फैसला हुआ है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस ने आनन फानन में कार्यकारिणी बनाई है और इसमें साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से दिल्ली में गांधी परिवार कांग्रेस पर हावी है, उसी तरह से प्रदेश में वीरभद्र सिंह परिवार ही कांग्रेस है। प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की गरिमा खत्म कर दी है। पहले तो जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी बने हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं। दूसरा, ये आनन फानन में जो कार्यकारिणी इन्होंने घोषित करी है उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट निकल के आ रही है कि देश में गांधी परिवार हावी है और यहाँ पर जो है वो अपना परिवारवाद, वीरभद्र जी की जो अपना परिवार है वो परिवारवाद हावी है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी जितनी भी कार्यकारिणी बनी है तो उसमें कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 लोगों की ये कार्यकारिणी बन के आई है और उसके अंदर जो है रानी प्रतिभा सिंह जी को जो है वो इनका प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। रानी प्रतिभा सिंह जी जो है वो वीरभद्र जी के फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो परिवारवाद स्पष्ट एग्जाम्पल जो है इन्होंने एक बार सामने जनता के लेके आया है। इस पे मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बूथ स्तर की पार्टी है और यहाँ पे बूथ का एक कार्यकर्ता जो है वो उठ के प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में एक अवसर प्रदान होता है कि वो एक देश प्रदेश का नेतृत्व कर सके, पर यहाँ पर सिर्फ एक परिवार को ही एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नेतृत्व कर सके। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी बनी है, पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक प्रधान बना करता था और वो प्रधान जो है अपनी कार्यकारिणी खुद घोषित करता था, पर यहाँ पे जो है प्रधान के साथ जो है वो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स, जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बोला गया है, उसमें बनाया गया है। तो एक तो प्रधान पद की जो गरिमा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य चल रही है, लेकिन साथ लगते राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कोरोना की सामान्य स्थिति होने के कारण पाबंदियां लगाने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते एहतियात बरतते हुए हिमाचल में प्रशासन ने हालांकि तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में नालागढ़ में एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए कहा कि बीबीएन का क्षेत्र में काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण लोगों का आना जाना भी यहां लगा रहता है। इसको लेकर एहतियाती रूप से सारी तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी अनुपालना करवाने के लिए जुट चुका है। क्योंकि
बीबीएन जो हमारा एरिया है काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और लोग दोनों राज्यों से यहाँ पर दिल्ली कम्यूटर्स भी आते हैं, तो इसको लेकर हमने एहतियातन रूप से जो है सारी तैयारी अपनी रखी हुई है। हमने पहले ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन है उनको इन्फोर्स कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हम इसकी अनुपालना कराने के लिए भी 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, तो इस संबंध में माननीय बीएमओ साहब के साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके एक जो ऑक्सीजन सब प्लांट है दोनों फंक्शनल है, हर बेड पर अब पाइपलाइन जो है CSR में हमने कंपनी के माध्यम से करवा के बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकी है। साथ ही हमने किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हम लोग जो दवाइयों का स्टॉक है, जरूरी मेडिसिन है, उसकी रिक्वायरमेंट हमने बीएमओ साहब से पहले ही बना के रखने को कहा गया है। इसके अलावा जो हमारी एपेक्स बॉडी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी जो है, जो उसके जैसे भी दिशा निर्देश होंगे कोविड गाइडलाइन को लेकर उनको अच्छे तरीके से यहाँ पालन करवाया जाएगा और कुछ प्रोएक्टिवली करने की जरूरत पड़ी तो वो भी जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से किया जाए। हमने पुलिस और अन्य विभागों को इस संबंध में पुनः एक पत्र लिखकर भी स्मरण कराया कि चूंकि 2 राज्यों में मास्क वाली गाइडलाइन है तो हमारे भी जो डिस्ट्रिक्ट डीसी मैम से भी हमने इस संबंध में बातचीत की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को पहले समझाइश से अगर लोग मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो चालान का रास्ता अगर फिर अख्तियार करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। देश भर में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच झारखंड की सोरेन सरकार के मंत्री का बेतुका बयान सामने आया है। बयान राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने दिया। हसन ने केंद्र सरकार पर धर्म विशेष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर आप 80% हैं तो हम भी 20% हैं। अगर हमें परेशान किया गया तो 80% लोगों को भी अपने घरों के दरवाजे बंद करने होंगे। ये जगह तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम मिल के मुंगेरपुरी में, तो सबको पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत है। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और सारे बहुत आए यहाँ को बांटने चाहे, लेकिन बटा नहीं। और कुछ दिन में आप देखिएगा माहौल बहुत अच्छा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।